हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में आज 10वें अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। 10वें अध्याय का टाइटल है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। और दोस्तों, यह अध्याय में पेज नंबर 138 से 142 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे उनको ऐड करते हुए यह वीडियो हमने तैयार किया है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, आज की वीडियो की समरी में मैं आपको बताऊं तो नादिर शाह, मयूरासन का निर्माण किसने करवाया, मयूरासन हमारे भारत देश में से किसने लूटा, ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन यह अध्याय में किया गया है। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे अतिथि 2 कक्षा 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक और यह अध्याय 10वां है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो सबसे पहले एक मानचित्र 1 दिया गया है यह अध्याय की शुरुआत में। मानचित्र 1 को आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर टाइटल है मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा और यह वर्ष है 1700, यानी कि मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा का वर्णन यहाँ टेक्स्ट बुक में यह मानचित्र में दर्शाया गया है। और यहाँ है हैदराबाद, यहाँ पर है पूना, बड़ौदा, भोपाल, यहाँ पर है दोस्तों लखनऊ यानी कि अवध, यहाँ पर बंगाल में है यह मुर्शिदाबाद, और यहाँ पानीपत, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर और यहाँ गुजरात तक। तो 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का जो गठन हुआ यह मानचित्र में दर्शाया गया है। और मानचित्र आपको बाजू में रखकर ही पढ़ना चाहिए, तो ही आपको हिस्ट्री अच्छी तरह समझ में आएगी। ओके, और एक दूसरा भी मानचित्र टेक्स्ट बुक में दिया गया है। यह मानचित्र है 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्र का, यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार हुआ यह यहाँ मैप में दर्शाया गया है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले दोस्तों अंग्रेजों का आगमन होता है यहाँ पर कालीकट में, और यहाँ आगे बढ़ते हुए यहाँ जो उत्तरी सरकार लिखा हुआ है, और यहाँ कोलकाता है, कोलकाता, ढाका यानी कि पूरा बांग्लादेश, और यहाँ बिहार बोले तो पटना, बनारस तक, इतने इलाकों में यह अंग्रेजों का शासन था जो मैंने यहाँ रेखांकित किया। ओके, और यदि आप मानचित्र 1 और मानचित्र 2 को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली, यानी कि अंग्रेजों के आगमन से दोस्तों जो मुगल राज्य की सीमाएं थी वो किस तरह बदली है वो यहाँ दोनों मानचित्र में हमें दर्शाया गया है। एक बार फिर से पढ़ लो कि यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में यानी कि हमारे भारत देश में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए, यानी कि ध्यान से यह दोनों मानचित्र आप देखिए, और कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली है वो यहाँ मानचित्र में दर्शाया गया है। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। दोनों लड़ाइयां ईस्ट इंडिया कंपनी बोले तो ब्रिटिश सत्ता ने जीत ली, और बाद में जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली यह वर्णन यह अध्याय में किया गया है। तो आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। यहाँ मैप में देख सकते हैं कि यहाँ हमारे भारत के उपमहाद्वीप के पूर्वी हिस्से को अंग्रेजों ने हड़प लिया था। ये मानचित्र हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी वहां से लेकर 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई
तो यह समयावधि के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में यह अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। यह अध्याय में दोस्तों हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो 1707 से लेकर 1761 तक की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं की बात यह अध्याय में हम करने वाले हैं। और याद रखना, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। और 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई तो यह समयावधि के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में यह अध्याय में हम पढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? यहां दोस्तों मैंने आपको बताया औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? यहां दोस्तों अध्याय में जिक्र किया गया है कि 1761 के आसपास पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, लेकिन किसके बीच हुई थी? तो याद रखो, 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यानी कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच यह पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, ऐसा क्वेश्चन सामने आए तो आपको याद रख लेना है कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच यह पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, जिसमें किसकी जीत हुई? अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। आगे बात करें तो मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति, यह टाइटल से बहुत अच्छा आर्टिकल दोस्तों यह अध्याय में दिया गया है। क्या टाइटल रखा गया है कि मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। तो आपने अध्याय 4 में देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। यानी कि मुगल सत्ता कमजोर होने से दोस्तों किसके हाथ में सत्ता चली गई, आपको नहीं पता है, मैं आगे आपको बताने वाला हूं। और अध्याय 4 का जो हमारा वीडियो हमारी GK 2020 चैनल पर अवेलेबल है, आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। और दोस्तों यह कक्षा 7 की NCERT की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक का यह लास्ट अध्याय है, 10वां। बाद में एक नया सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे। ओके, हाँ, यह 10वें अध्याय के 3 या 4 पार्ट बन सकते हैं। तो अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में यानी कि 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। दोस्तों यह मुगल का अंतिम शासक औरंगजेब नहीं है, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया कि हमारा जो भारत का यह दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी हिस्से को जीतने के लिए औरंगजेब ने बहुत लंबे समयांतराल के लिए लड़ाइयां लड़ी थी। देखो ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाइयां लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। हुआ क्या कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दोस्तों राजस्व और सैन्य प्रशासन जिसे हम वर्तमान में दीवानी या फौजदारी कहते हैं, तो यह दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। एक बार फिर से पढ़ो कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। आंसर बताइए, निम्न में से किस बादशाह ने दक्कन में लंबी लड़ाइयां लड़ते हुए
साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। तो ऐसा कौन सा दोस्तों मुगल शासक था जिन्होंने दक्कन में लंबी लड़ाइयां लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था? तो यह मुगल शासक का नाम है औरंगजेब। सही आंसर बनता है ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन, किसके शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी? ऐसा क्वेश्चन सामने आए तो दोस्तों वो भी था औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगे थे। और भी क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। ओके, इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। यहां से एक बार फिर से पढ़ लो कि इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई और जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया तो राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। आंसर बताइए। मुगल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। तो जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई उनको बेस बनाते हुए चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहले तो दोनों सेंटेंस ध्यान से पढ़िए। मुगल साम्राज्य की राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई, तो यह कथन बिल्कुल सही है। तो जैसे जैसे दोस्तों सूबेदारों के हाथों में सत्ता चली गई, यानी कि अपना प्रशासन उन्होंने सुदृढ़ कर लिया, तो यह राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। तो पहला कथन बिल्कुल सही। और धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, यह कथन भी बिल्कुल सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही। आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। अध्याय 4 में तालिका 1 देखें तो दोस्तों जब अध्याय 4 मैंने आपको पढ़ाया था तब तालिका 1 मैंने आपके सामने रखे थे और औरंगजेब के शासन काल में किन किन लोगों ने मुगल सत्ता को सबसे लंबे समय तक चुनौती दी थी, यह वर्णन अध्याय 4 में दी गई तालिका में किया गया है। आंसर बताइए। मुगल सत्ता को सबसे लंबे समय तक किसके शासनकाल में चुनौती मिली? तो मैंने आपको किसके बारे में बताया? औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सत्ता को सबसे लंबे समय तक चुनौती मिली। सही आंसर है औरंगजेब। आगे दोस्तों एक नया आर्टिकल यह टाइटल से शुरू होता है। टाइटल रखा गया है भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स है कि एक तरफ भरपूर फसल लेकिन तिजोरियां फिर भी खाली। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है और यह वर्णन मैं आपके सामने रखता हूं कि बड़े जमींदार निसहाय और निर्धन हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में 2 फसल उगाते हैं
लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसे हालात में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उससे आशा की जाती है? वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहां से देंगे? एक बार फिर से तत्कालीन समय के ये वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन जो लेखक ने किया है, एक बार फिर से समझ ले कि बड़े जमींदार निसहाय और निर्धन हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में 2 फसल उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालात में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उससे आशा की जाती है? वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहां से देंगे? आंसर बताइए। मुगल शासन काल में किसान वर्ष में कितनी फसल उगाते थे? दोस्तों, मुगल शासन काल में यह किसान वर्ष में कितनी फसल उगाते थे? तो वर्ष में किसान 2 फसल उगाते थे। सही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1739 में। और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। कौन? यह नादिर शाह बड़ी भारी मात्रा में धन लूटकर ले गया अपने साथ। और नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों, 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किसने किया था? अहमद शाह अब्दाली ने किया था। और यह समयावधि है 1748 से लेकर 1761, यानी कि 13 वर्षों में 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। यहां दोस्तों क्वेश्चन आए, इनसे पहले एक बार फिर से पढ़ लो कि इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। अब 2 से 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1739 में किया। सही आंसर है ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन, नादिर शाह कहां का शासक था? नादिर शाह कहां का शासक था? ईरान का शासक था। सही आंसर है ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस अफगान शासक ने 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों, 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किसने किया था? और यह समयावधि है 1748 से लेकर 1761 तक की। तो अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था और उन्होंने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था और बहुत सारी मात्रा में धन दौलत लूटकर ले गया था। सही आंसर ऑप्शन बी। आगे दोस्तों, यह अध्याय में एक नया आर्टिकल शुरू होता है, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया गया है। तो यह पूरा वर्णन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ।
60 लाख रुपये और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपये के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपये के गहने जवाहरात और अन्य चीजें ले गया। नादिर शाह ने दोस्तों दिल्ली पर आक्रमण किया और अपने साथ क्या ले गया जिसका वर्णन एक लेखक ने किया है। तो 60 लाख रुपये और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपये के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपये के गहने जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जैसा कि तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन। दोस्तों यह नादिर शाह मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था। आंसर बताइए, मयूर सिंहासन को किसने लूटा? तो दोस्तों हम किसके बारे में पढ़ रहे थे अभी? नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और मयूर सिंहासन लूट कर ले गया। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन सी, नादिर शाह। मयूर सिंहासन किसने और कब बनवाया था? मयूर सिंहासन को तख्त-ए-ताउस भी कहा जाता है। यहाँ फारसी भाषा में लिखा है, पढ़ो तो, तख्त-ए-ताउस। आपने भी पढ़ लिया। और दोस्तों तख्त-ए-ताउस का मीनिंग होता है मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन लूटकर कौन ले गया? नादिर शाह लूट कर ले गया। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है और यह वर्णन मैं आपके सामने पढ़ता हूं। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नया शहर यानी कि शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। एक बार फिर से वर्णन पढ़ लो कि जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए और एक नया शहर बसाया गया था, शाहजहानाबाद। किसने बसाया था? शाहजहां ने बसाया था। दिल्ली के जो 5 या 7 शहर है, या 5 या 7 शहरों का समूह मिलकर बनता है यह दिल्ली, जिनका एक शहर का नाम है शाहजहानाबाद। तो शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया और नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। आंसर बताइए, दिल्ली के 7 शहरों में से एक शाहजहानाबाद को किसने 17वीं शताब्दी के मध्य में बसाया था? दोस्तों यहाँ शाहजहानाबाद का जिक्र यह अध्याय में किया गया है, इसीलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में यह क्वेश्चन मैंने सेट किया है कि दिल्ली के 7 शहरों में से एक शहर शाहजहानाबाद को किसने 17वीं शताब्दी के मध्य में बसाया था? तो नाम से ही पता चल जाता है कि शाहजहां ने यह शाहजहानाबाद बसाया था। सही आंसर ऑप्शन बी। और दोस्तों एक चित्र दिया गया है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में। यह चित्र नादिर शाह का है और नादिर शाह का यह 1779 का चित्र है। इमेज में आप देख सकते हैं घोड़े पर सवार होकर नादिर शाह। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बंटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। तुरानी किसको कहते हैं? तुर्क मूल के लोगों को तुरानी कहते हैं। तो साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बंटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाहों, एक फर्रुखसियर
और दूसरा आलमगीर द्वितीय, यह दोनों मुगल बादशाहों की हत्या हो गई। और दोस्तों फर्रुखसियर का शासनकाल है 1713 से लेकर 1719 तक और आलमगीर द्वितीय का शासनकाल है 1754 से लेकर 1759 तक। और इसके अलावा दो अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया, यानी कि अभिजातों ने अपने पिता की आंखें फोड़ दी थी। तो दोस्तों दो की हत्या कर दी गई और दो को अंधा बना दिया। एक बार यहां से फिर से पढ़ लो कि काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और दो अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। और अहमद शाह का शासनकाल है 1748 से लेकर 1754 तक। आंसर बताइए, निम्न में से किस मुगल बादशाहों की हत्या हो गई थी? निम्न में से किस मुगल बादशाहों की हत्या हो गई थी? तो मैंने आपको बताया कि दो को अंधा बना दिया गया था और दो को मार दिया गया था। तो फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई थी। आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। और दोस्तों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय यह दोनों को अंधा बना दिया गया था। आगे नए राज्यों के उदय की बात करें तो मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। आंसर बताइए, कौन सी शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया? तो मैंने आपको बताया कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, 18वीं शताब्दी। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को तीन परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। तो पहला समूह है अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा राज्य मुगल प्रांत से स्वतंत्र हो गया था? निम्न में से कौन सा राज्य मुगल प्रांत से स्वतंत्र हो गया था? तो मैंने आपको बताया कि अवध, बंगाल और हैदराबाद यह तीनों मुगल प्रांत से स्वतंत्र हो गए थे। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और दूसरे समूह की बात करें तो ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासन काल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे तथा तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ले ली थी। एक बार फिर से यहां से पढ़ लो कि मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को तीन परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। पहला समूह अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। और यह आंसर मैंने आपको बता दिया। और दूसरा समूह है कि ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासन काल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। और तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। तो यहाँ दोस्तों हम वीडियो के पहले पार्ट को समाप्त करते हैं और यह अध्याय के दूसरे पार्ट को हम कल रिलीज करेंगे। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।